अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले ही नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने G7 के रहनुमाओं को बताया कि वाशिंगटन F-16 जंगी तैयारे पर यूक्रेन के पायलटों को मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम की कर रही है मंसूबा। ईरान ने इंसानी हुकूक के तंजीमों के एतराज़ात के बावजूद गुज़िश्ता साल हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को दे दी फांसी। सूडान में खाना जंगी के बाद दुबई में फंस जाने वाली सूडानी खातून ने 2 बच्चों को दिया जन्म। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। कर्नाटक में सिद्धारमैया आज वज़ीर आला और DK शिव कुमार नायब वज़ीर आला के तौर पर लेने जा रहे हैं हलफ। RBI ने गुज़िश्ता रोज़ 7 साल पुराने 2000 का नोट कर दिया बंद, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। अब खबरें तफसील से। अमरीकी सदर जो बाइडन ने G7 के रहनुमाओं को बताया कि वाशिंगटन F-16 जंगी तैयारों पर यूक्रेन के पायलटों को मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम के मंसूबे की हिमायत करता है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक ये एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि कीव रूस के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई ताकत बढ़ाने का ख्वाह है। यूक्रेन के पायलटों को तरबियत के हवाले से एक अमरीकी एहलकार का कहना था कि अमरीकी साख्ता जंगी तैयारों की तरबियत यूरोप में होगी और इसमें कई महीने लगेंगे। अमरीकी अहदेदारों के मुताबिक तैयारों से मुतालिक तरबियत और तरसील के लिए कम अज़ कम 18 महीने के दरकार है। अमरीकी अहदेदारों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले हफ्तों में पायलटों को F-16 समेत 4th जनरेशन लड़ाका तैयारों की तरबियत दी जाएगी। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि उससे उनकी फ़ज़ाया मजबूत हो जाएगी। यूक्रेन के सदर जापान में G7 के इजलास में शिरकत करेंगे। यूक्रेन, जिसके पास मगरब की तैयार करदा लड़ाका तैयारा नहीं है, कहा है कि F-16 तैयारे साबिक सोवियत यूनियन के लड़ाका तैयारों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यूक्रेन अब भी रूस के ख़िलाफ़ जंग में साबका सोवियत यूनियन की जंगी तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 27 मग 29 तैयारे फराहम किए थे। मगरबी हुकूमतें बहुत ज़्यादा जंगी साजो सामान देकर अपने ही ममालिक को गैर महफूज बनाने से कतरा रहे हैं। वह ऐसा कोई भी चीज़ भेजने से ग्रेज़ कर रहे हैं जो रूस की सरजमीन को निशाना बनाए और वो मॉस्को को जवाबी कार्रवाई की वजह दे सकते हैं। रवा हफ्ते यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बरतानिया और नीदरलैंड के वज़ीर आज़म ने जस्टिस इत्तेहाद में शामिल होने से मुतालिक वादे किए थे और कहा था कि यूक्रेन को लड़ाका तैयारा फराहम किया जाएगा। Here? Just guess. Okay. We'll figure it out. Like this? ईरान ने इंसानी हुकूक की तंजीमों के एतराज़ात के बावजूद गुज़िश्ता साल हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को फांसी दे दी है।
गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरानी अदलिया के वेबसाइट मीज़ान पर जुमा को ऐलान किया गया कि मजीद काज़मी, साले मीर हाशमी और सईद याकूबी को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। ताहम उन सज़ाओं के हवाले से मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक इन तीनों ने गुज़िश्ता साल नवंबर में मुल्कगीर मुजाहिरों के दौरान अस्फ़हान में एक पुलिस अफसर और फ़ौजी के 2 अहलकार को हलाक कर दिया था। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का कहना है कि इन तीनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, टीवी पर ज़बरदस्ती उनसे एतराफ़ी बयानात दिलवाए गए और उनके कानून से हक़ से इनकार किया गया। ईरान में गुज़िश्ता साल दिसंबर में 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के बाद मुजाहिरे फूट पड़े थे। महसा अमीनी को मुल्क की अखलाक़ी पुलिस ने इस्लामी लिबास के ज़ाब्ते अखलाक़ की मुबैना खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया था। मुजाहिरीन ने सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बरसर इक़्तिदार आने वाली मजहबी हुकूमत को हटाने का मुतालबा किया। कई माह तक जारी रहने वाले इन मुजाहिरीन में दर्जनों सिक्योरिटी अहलकारों समेत 500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। तकरीबन 19,000 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से कई अब तक रिहा नहीं हुए हैं और कईयों को रिहा कर दिया गया है। ईरान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां सबसे ज़्यादा लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाता है। सन 2022 में कम अज़ कम 582 लोगों को सज़ाए मौत दी गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सूडान के मुतहारिफ फ़रीक़ों से कहा है कि वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और मुकालमा का रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब सूडान में इंसानी मसाइल के हल तक रसाई के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान और अरब लीग के सिक्योरिटी जनरल अहमद अबुल ग़ईज़ जुमा को जद्दा में अरब सरबरा कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अल अख़बारिया अल अरबिया के मुताबिक शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने कहा, सऊदी अरब दुनिया को खुराक में खुद कफ़ील बनाने के लिए नई इक़्तिसादी फार्मूला अपना चुका है। अरब ममालिक के लिए फुल सप्लाई की सिक्योरिटी का फार्मूला भी दिया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ऐलान जद्दा में मुश्तरका अरब इक़दामात को नागज़ीर और मसला फ़लस्तीन को अरबों का कलीदी मसाला करार दिया है। यूक्रेन के हवाले से सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि रूस यूक्रेन बहरान का हल मुकालमे के बगैर मुमकिन नहीं है। अरब ममालिक ने यूक्रेन बहरान के हवाले से मुस्बत, गैर जानिबदार और फ़रीक़ का मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सदर को बहरान के हवाले से नुक़्ता नज़र सुनने के लिए खुशामदीद कहा गया। सरबरा कॉन्फ्रेंस यूक्रेन बहरान के दौरान दोनों फ़रीक़ों को नुक़्ता नज़र सुनने का खैर मक़दम करती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब शाम के साथ ताल्लुक़ात के हवाले से अपने मग़रिबी दोस्तों के साथ रब्ता करेगा। शामी पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी के लिए कोशा है। उनका कहना था कि सऊदी अरब शाम में इक़्तिसादी हालात बेहतर बनाने वाले मनसूबों की मदद करेगा। पुरतशद्दुद पॉलिसियाँ शामी आवाम के मफाद में नहीं है। अरब लीग के सिक्योरिटी जनरल ने कहा, जद्दा में अरब सरबरा कॉन्फ्रेंस ने मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। उन्होंने कहा, शाम को अरबों से मदद की ज़रूरत है। ये भी ज़रूरी है कि शाम खारजी ताकतों के नज़रिए से अलग रहे। اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الدول العربية 32. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، معالي رئيس الدورة المجلس الجامع الموقر، أصحاب السمو معالي وزراء الخارجية، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل هذا الاجتماع أن أرحب بكم في بلدكم الثاني من المملكة العربية السعودية، راجيا من المولى جل وعلا أن يكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح، كما أتقدم بالشكر والتقدير للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على جهودها خلال فترة رئاستها للقمة السابقة، وأنتهز هذه الفرصة للترحيب بمشاركة الجمهورية العربية السورية في اجتماعنا اليوم. أصحاب السمو والمعالي، يمر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمام مفترق طرق، تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتصبح منطقتنا آمنة ومستقرة تنعم بالخير والرفاه. إن منطقتنا العربية تزخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تجعلنا أمام تحدي مع أنفسنا، يفرض علينا جميعا التنسيق المستمر وتسخير كافة الأدوات الممكنة وتفعيل وابتكار آلات عمل جديدة، نابذين خلافاتنا البينية، رافضين التدخلات الخارجية، واضعين نصب أعيننا مصالح دولنا وشعوبنا من أجل تحقيق نهضة شاملة طالما تطلعت إليها شعوبنا. في الختام، تجدد المملكة تطلعها للعمل معكم جميعا لتعزيز استقرار وأمن دولنا وحشد الجهود والإمكانات للمدن قدما في مسار التنمية والازدهار،
لبناء مستقبل تنعم بها أجيالنا القادمة، وندعو إلى القدير بأن نحقق सूडान में खाना जंगी के बाद दुबई में फंस जाने वाली सूडानी खातून ने 2 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। अल इमारात अल यौम के मुताबिक सूडानी शहरी आसिम उमर हसन अहलिया समेत सेहत के लिए दुबई आए हुए थे। वो जब सफ़र से निकले तब सूडान में अमन व अमान था। वापसी का वक्त आया तो खाना जंगी के बाद वापसी मुश्किल हो गई। आसिम उमर हसन ने बताया कि उनकी अहलिया उम्मीद से थी। दुबई के अस्पताल में जुर्बा बच्चों की पैदाइश अमल में आई। इमारती हुक्काम की हिदायत पर रियासत दुबई ने हमें मुश्किल का एहसास नहीं होने दिया। हर सतह पर मयारी सहूलतें फराहम की गई। जुर्बा बच्चों की जन्म देने वाली सूडानी खातून का कहना है कि हमने अपने बच्चों के नाम मोहम्मद और हिंद रखे हैं। सूडानी खातून ने इंसानियत नवाज सलूक पर दुबई के हुक्काम का दिली शुक्रिया भी अदा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमा को जद्दा में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मसाइल और सऊदी अरब और यूक्रेन के बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया है। सऊदी वली अहद ने इस मौके पर यूक्रेनी सदर से कहा, सऊदी अरब यूक्रेन बहरान के सियासी हल के लिए किए जाने वाले हर बैनुल अक़वामी कोशिशों का हामी है और चाहता है कि बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रहे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब बहरान से जन्म लेने वाली इंसानी मसाइल के हल में अपना हिस्सा डालने की कोशिश भी रखेगा। यूक्रेनी सदर ने मशरिक़ी वस्ता और दुनिया भर में सऊदी अरब के लिए कलीदी किरदार की तारीफ़ की। क़ब्ल अज़ी अरब कॉन्फ्रेंस से खिताब में यूक्रेनी सदर ने कहा, उम्मीद है कि सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम अरब कायदीन इंसाफ और अमन के लिए कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि जंग का इंतखाब हमारी आवाम का नहीं, यूक्रेन के आवाम उम्मीद है कि आप उनकी और उन मुसलमानों की जो उन्हों में से है जो आपकी मदद के लिए इंतज़ार में हैं। यूक्रेनी सदर ने कैदियों की रिहाई के हवाले से सऊदी अरब की सालसी पर ममलिकत का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेनी सदर से वली अहद की मुलाकात के मौके पर वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान, वज़ीर ममलिकत व रुकन काबिना शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद, खेलों के वज़ीर शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की, वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद, वज़ीर नेशनल गार्ड शहज़ादा अब्दुल्ला बिन बंदर, वज़ीर दफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान, वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान व दीगर अफराद मौजूद थे। At first I express my gratitude for the warm hospitality to His Royal. شكرا جزيلا. في البداية أود أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وكل الشعب السعودي وخادم الحرمين على كل كرم الضيافة الذي قدم لي، وجئت هنا من أجل تحقيق السلام والعدالة. المشاركون الكرام في هذه القمة اليوم مر أكثر من 400 يوم من الحرب التي شنت ضدنا من قبل قادة روسيا. ليس لدينا القوة والأسلحة مثلما عليه الحال في روسيا، ولدينا أيضا هجمات نتعرض إليها بطائرات مسيرة من إيرانية الصنع، وهناك الكثير من الهجمات التي يتعرض لها الجانب الأوكراني. وعلى الرغم من ذلك فإننا ندفع هؤلاء الأعداء خارج أراضينا، وعلى الرغم من أن هؤلاء الغزاة سوف يتعرضون للطرد لأن هذا البلد قد واجه الأعداء وحقق العدالة، وإنني أفخر بأنني أمثل هؤلاء المحاربين وكذلك كافة الشعب الأوكراني. إن الشعب الأوكراني لم يختر الحرب، وإن قواتنا لم تذهب إلى أرض خارج أراضينا، لم ننخرط في عمليات ضم أو نهب مقدرات دولة أخرى، ولكن على عكس ذلك فإننا لن نخضع أبدا لأي مستعمر أو أي غزاة، وإن كل أممكم تفهم هذا الهدف، وأنا على ثقة من أن كل الدول سوف تتشارك معنا هذه الدعوة النبيلة لكم جميعا بأن تساعدوا شعبنا بما في ذلك المسلمين الأوكرانيين. وحيث أنني هنا ومعي هنا
السيد مصطفى جيميلوف، وهو قائد مسلمي التتار، وهو أحد المكونات الرئيسية لأوكرانيا، وهم في شبه جزيرة القرم، وهم من أوكرانيا على مدى عقود. فإن أوكرانيا والتتار كانوا وما زالوا جزءا لا يتجزأ من الشعب الأوكراني، وإنهم جزء أيضا من العالم الإسلامي، ولكنهم सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 32वें अरब कॉन्फ्रेंस की सरबराह की हैसियत से ऐलान जद्दा जारी करते हुए कॉन्फ्रेंस के अख्ताम का ऐलान किया। शाम के सदर बशार अल असद समेत अरब रहनुमाओं और यूक्रेन के सदर ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमा को जद्दा में अरब लीग की सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमें खित्ते को तनाज़ात के जोन में तब्दील होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लेकिन दुनिया को यकीन दिलाए कि आलमी अमन करीब है। शाम के हवाले से उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अरब लीग में शाम की वापसी से उनका बहरान ख़त्म हो जाएगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी वली अहद ने 32वें अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस से इब्तिदाई खिताब में कहा, ममलिकत अरब आवाम के मफादात के खातिर क़याम अमन की पॉलिसी पर कामज़न है। आलमी अरब को तनाज़ात का खित्ता बनाने की इजाज़त नहीं देगी। हमें खुशी है कि सरबराह कॉन्फ्रेंस में सदर बशार अल असद मौजूद हैं। उम्मीद है कि अरब लीग में वापसी का फ़ैसला शाम के इस्तेहकाम, वहाँ हालात मामूल पर आने और अरब दुनिया में अपना तबीई किरदार दोबारा अदा करने में माविन बनेगा। इससे शामी आवाम का भला होगा और ख़त्ते के बेहतर मुस्तक़बिल के हवाले से हमारी आरज़ुओं की तकमील में मदद मिलेगी। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, मसला फ़लस्तीन कल का भी अरबों और मुसलमानों का कलीदी मसला था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। ये सऊदी अरब की ख़ारजी पॉलिसी में सहर फ़हरिस्त है। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अराज़ी वापस दिलाने और फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ की बाजियाबी और 1967 के सरहदों के दायरे में ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम कराने के सिलसिले में फ़लस्तीनी आवाम की मदद में कभी अदना फ़रोग़ गुज़ारिश से काम नहीं लिया और हमेशा से चाहती रही कि फ़लस्तीनी को उनका ख़ुद का हुकूक मिले। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब बैनुल अक़वामी क़रारदादों और अरब अमन फार्मूले समेत तमाम मुत्तफ़क़ा बैनुल अक़वामी बुनियादों के मुताबिक मशरिक़ अल-क़ुद्स को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़्म है और रहेगा। सूडान के बहरान के हवाले से उन्होंने कहा कि सूडान की इत्तेहाद सूडानी आवाम के अमन व अमान और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुकालमा ही बुनियादी तरीक़ा है। सऊदी अरब ऐलान जद्दा का खैर मकदम करता है। इस मुआहदे में शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ की पाबंदी और इंसानी कामों में आसानी पैदा करने का अहद लिया गया। उम्मीद है कि नई मुज़ाकरात के दौरान मौसर जंगबंदी पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाए। सऊदी वली अहद ने यूक्रेनी बहरान की शिद्दत में कमी लाने वाले हर इक़दाम की हिमायत का अदा किया। الرحمن الرحيم وعلى بركة الله افتتاح الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الأمين العام لجامعة الدول العربية. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأنا أرحب بضيف القمة فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، ونأمل أن تتكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح. كما يسرني أن أشكر فخامة الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون على الجهود المبذولة خلال ترأس بلاده للدورة السابقة، ونشكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع العاملين فيها على ما بذلوه من جهود لخدمة العمل العربي المشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، نؤكد لدول الجوار والأصدقاء في الغرب والشرق أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا لميدان للصراعات. ويكفينا طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية. ومما يسرنا اليوم حضور فخامة الرئيس بشار الأسد لهذه القمة وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا وعودة الأمور لطبيعتها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي بما يحقق الخير لشعبها وبما يدعم تطلعاتنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا. الحضور الكرام، أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية،
وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية، ولم تتوانى المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي الفلسطينية بحدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. إن أشقائكم في المملكة العربية السعودية يكرسون جهودهم في دعم القضايا العربية، كما نعمل على مساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية. وفيما يخص السودان نأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفظ على وحدة السودان وأمن شعبه ومقدراته. وفي هذا الصدد فإن المملكة العربية السعودية ترحب بتوقيع طرفي النزاع على إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، ونأمل التركيز خلال هذه المحادثات على وقف فعال لإطلاق النار. تواصل المملكة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي بذل الجهود الإنسانية وتفعيل قنوات الإغاثة للشعب السوداني الشقيق، ويطيب لنا أن ننتهز هذه الفرصة بوجود فخامة الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا ومشاركة هذه القمة لنجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية واستعداد المملكة للاستمرار في بذل الجهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم. الحضور الكرام، إن وطننا العربي يملك من المقومات الحضارية والثقافية والموارد البشرية والطبيعية ما يؤهل لتبوء مكانة متقدمة وقيادية وتحقيق نهضة شاملة لدولنا في جميع المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कर्नाटक में सिद्धारमैया आज वज़ीर आला और डीके शिव कुमार नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा 8 अरकान असम्बली को भी काबिनिया वज़ीर का हलफ दिलाया जाए। मालूमात के मुताबिक डॉक्टर जी परमेश्वर, के जे जॉर्ज, के एच मनियप्पा, सतीश जारकिहोली, ज़मीर अहमद, देश पांडे की जगह रामलंगा रेड्डी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे पटनायक खड़गे और MB पाटिल के नाम शामिल है। 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले कर्नाटक में जीत ने कांग्रेस में नई तवानाई भर दी। पार्टी सिद्धारमैया की हलबर्दारी को भी शानदार बनाकर अपोजिशन इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहती है। कांग्रेस ने हम ख्याल जमातों के रहनुमाओं को तकरीब में शिरकत के लिए दावतनामा भेजे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई वज़ीर आला और लीडरों को हलफबर्दारी तकरीब के लिए मदऊ किया है। खड़गे ने तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव, NCP के सरबराह शरद पवार, महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला को दावतनामा भेजे हैं। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को भी हलफबर्दारी तकरीब में मदऊ किया गया है। CPI जनरल सेक्रेटरी D राजा, CPIM जनरल सेक्रेटरी सीताराम पचौरी और SP चीफ अखिलेश यादव को भी मदऊ किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी हलफबर्दारी तकरीब में शामिल करने के लिए दावतनामा भेजा गया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता रोज़ 7 साल पुराने 2000 नोट का चलन बंद कर दिया, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल नज़र आ रहा है। मदहवास लोगों को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने बड़ी तादाद में मज़ीद मालूमात के लिए RBI की सरकारी वेबसाइट का रुख किया, जिसके नतीजे में साइट क्रैश हो गई और उसने काम करना बंद कर दिया। याद रहे कि साल 2016 के नवंबर में जब वज़ीर आज़म मोदी ने गैर मुतवक्किल तौर पर 500 और 1000 के नोट का चलन बंद कर दिया था, तो उस वक्त अभी RBI की वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था। ताहम वेबसाइट अब बहाल हो चुकी है। इसी साल नवंबर में 2000 के नोट का चलन भी शुरू किया गया था। RBI ने ऐलान किया कि 2000 की मालियत बैंक नोट अब चलन में नहीं रहेगी। मरकज़ी वज़ीर ने जुमा को वाज़ेह किया कि नोटों को चलन से वापस लेने का फ़ैसला किया गया है, लेकिन फ़िलहाल 2000 रुपये के नोट कानूनी तौर पर जारी रहेंगे। RBI ने बैंकों से कहा है कि वो फौरी असर से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद करें। RBI के ऐलान के मुताबिक 30 दिसंबर 2023 तक तमाम बैंकों में 2000 के नोट सिर्फ जमा या तब्दील ही किए जा सकते हैं। बाज़ार में दस्तयाब देगर मालियत के नोट किसी भी बैंक ब्रांच से 2000 के बदले हासिल किए जा सकते हैं। ताहम RBI ने 2000 की मालियत के नोटों की जमा करने की हद भी मुतय्यन कर दी है। RBI के ऐलान के मुताबिक 2000
मालियत के नोटों को किसी भी बैंक में दिगर मालियत के नोटों से तब्दील करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। RBI के मुताबिक आमतौर पर 2,000 के नोट लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। कल्याणी जुमा 19 मई को एक बड़ा फैसला लेते हुए मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। मरकज़ी हुकूमत ने दिल्ली में अफसरान के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई है। मरकज़ी हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कुमार सक्सेना को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इख्तियार दे दिया है। ऑर्डिनेंस में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि दिल्ली एक यूनियन टेरेटरी है, लेकिन मुक़न्नना के साथ वज़ीर आज़म का दफ्तर, सदर का दफ्तर, कई कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे और हुक्काम दिल्ली में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत कई आइनी इदारे हैं, बहुत से गैर मुल्की दफातर हैं। ऐसे में उनकी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। न्यूज़ पोर्टल पर शाया खबर के मुताबिक दिल्ली हुकूमत के वज़ीर आतिशी ने ऑर्डिनेंस पर कहा है कि मरकज़ी हुकूमत अरविंद केजरीवाल से खौफज़दा है। ऑर्डिनेंस से साफ है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। हुकूमत को फैसला करने का इख्तियार होना चाहिए, यही जमहूरियत का एहतराम है। अरविंद केजरीवाल को इख्तियार देने के खौफ से मरकज़ी हुकूमत ऑर्डिनेंस लाई है। कल रात को देर रात में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, संविधान की हत्या करने के लिए ये अध्यादेश लेकर आई है। क्या कहता है ये अध्यादेश? ये अध्यादेश कहता है कि जो ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी, ये उस ताकत को गैर संवैधानिक तरीके से छीनने का प्रयास है। ये केंद्र सरकार का पहला ऐसा प्रयास नहीं है। 2015 में जब दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की सरकार को जिताकर भेजा, 70 में से 67 सीट जिताकर भेजा, तो मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 महीने के अंदर अंदर एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन इशू करके अरविंद केजरीवाल की सरकार की ताकत छीनने की कोशिश करी। मई 2015 में मोदी जी की सरकार ने MHA का एक नोटिफिकेशन इशू किया कि केजरीवाल सरकार के पास सर्विसेज की ताकत नहीं है, उनके पास अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ताकत नहीं है, उनको भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत नहीं है, उन्हें इनएफिशिएंट अफसरों को हटाने की ताकत नहीं है। ये ताकत केंद्र सरकार के पास है। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 2 संवैधानिक पीठों के आदेश के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि केंद्र की सरकार का आदेश गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 11 मई को आया है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। पहला सिद्धांत, इस देश का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी राज्य की सरकार की ताकत छीनी नहीं जा सकती है। कि अगर केंद्र सरकार को ही सारी ताकत देनी होती तो इस देश के संविधान निर्माता एक संघीय ढांचा क्यों बनाते। तो सबसे पहला सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से
दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। दूसरा सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर ताकत है कि अगर संविधान ने आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई है, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है, तो लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है कि जिस जनता ने उसको वोट दिया है, विल ऑफ द पीपल को इंप्लीमेंट करना उस चुनी हुई सरकार का अधिकार है। तीसरा संवैधानिक सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही ये भी एक संवैधानिक सिद्धांत है और इसलिए जरूरी है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही हो, वरना चुनी हुई सरकार विल ऑफ द पीपल यानी जनता की इच्छा, जनता की राय को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये तीन सिद्धांतों के आधार पर, तीन संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर ये कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है। किस चीज की ताकत है? अफसरों की जवाबदेही की ताकत है, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत है, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या हुआ, जिसे कहते हैं इन अ नटशेल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब ये हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है, ये देश का संविधान कहता है। तीन विषयों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, निर्णय लेने की सारी ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी साहब की बाध्यता है इन तीन विषयों के अलावा चुनी हुई सरकार के, अरविंद केजरीवाल के हर निर्णय को मानना। ये लोकतंत्र है। लेकिन केंद्र की सरकार से ये सहन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से ये सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सहन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी, कि अरविंद केजरीवाल को 10 गुना स्पीड पे काम करने की ताकत मिल गई। मोदी जी की तो रातों की नींद उड़ गई। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे कि 8 साल से इतनी दिक्कतों के बावजूद, मेरी हर कोशिश के बावजूद केजरीवाल ने इतना काम करके दिखा दिया जो बीजेपी की सरकारें 20-20 सालों में नहीं करके दिखा पाई, वो केजरीवाल ने बिना किसी पावर के करके दिखा दिया। स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे दी, दिल्ली को शानदार सड़कें, फ्लाईओवर दे दिया। जब बिना पावर के 8 साल में इतना काम कर दिया, तो अब केजरीवाल के हाथ में पूरी पावर अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी तो अब तो केजरीवाल 10 गुना स्पीड पे काम करेगा। तो इसलिए मोदी जी ने सोचा कि केजरीवाल के काम को रोकने के लिए, चाहे कुछ दिन के लिए सही, कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका गैर संवैधानिक है, क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका गैर लोकतांत्रिक है। लेकिन मोदी जी ने सोचा कि कुछ दिन के लिए तो सही केजरीवाल के काम को रोका जाए। तो क्या किया मोदी जी की सरकार ने, क्या किया मोदी जी ने? रात के अंधेरे में कल रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने के बाद
चुपके से चोर दरवाजे से एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लेकर आए। उन्हें भी पता है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है। उन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को तुरंत स्ट्राइक डाउन कर देगा। उन्हें भी पता है कि ये गैर लोकतांत्रिक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी हो गई, तो उन्होंने कल का इंतज़ार किया। वो 1 हफ्ते पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, वो 3 दिन पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, वो 1 दिन पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने उस तारीख का इंतज़ार किया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने वाली थी, कि 6 हफ्ते तक तो सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो 6 हफ्ते तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस से दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम रोक सकते हैं। 2000 रुपये का नोट बंद किए जाने से मुताल्लिक आरबीआई के नोटिफिकेशन पर साबिक मरकजी वजीर मालियात पी चिदम्बरम ने कहा, इस इक़दाम से अब नोटबंदी ने अपना चक्कर यानी तवाब पूरा कर लिया है। उन्होंने एक तवील ट्वीट में लिखा कि जैसा कि इम्कान था कि हुकूमत या आरबीआई 2000 रुपये का नोट्स वापस लेने का ऐलान कर दिया है और इसके बदलने के लिए 30 दिसंबर तक की मियाद तय की है, वैसे 2000 रुपये का नोट बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं था और आम लेन देन में इसका कम ही इस्तेमाल होता था। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमने नवंबर 2016 में जब पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था तब भी कहा था और अब भी हम दुरुस्त साबित हुए। 2000 रुपये का नोट तो सिर्फ एक ऐसा बैन ऐड था जिसे 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बंद कर नोटबंदी जैसे बेवकूफ़ाना फ़ैसला पर पर्दा डालने के लिए लाया गया था। ध्यान न डालें कि नोटबंदी के कुछ वक्त के बाद ही 500 रुपये का नोट फिर से चलन में आ गया था और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि जल्द ही 1000 रुपये का नोट भी चलन में फिर से आ जाएगा। इस तरह नोटबंदी ने अपना चक्कर पूरा कर लिया है। साबिक मरकज़ी वज़ीर मालियात ने एक दीगर ट्वीट में कहा कि 2000 का नोट कभी भी क्लीन करेंसी नहीं था, इसे बेशतर लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो अपने पास ब्लैक मनी रखते थे। वाज़ेह है कि आरबीआई ने 2000 रुपये की सभी नोट वापस लेने का फैसला किया। इस सिलसिले में आरबीआई ने सभी बैंकों को मशवरा दिया कि वो फौरी असर से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें। हालांकि फ़िलहाल 2000 रुपये के नोट नाजायज़ करेंसी नहीं है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आरबीआई ने बताया कि 30 दिसंबर तक ये नोट जायज़ करेंसी की शक्ल में सर्कुलेशन में रहेगी। गोया कि जिन लोगों के पास अभी भी 2000 रुपये का नोट है उन्हें बैंक से 30 दिसंबर तक एक्सचेंज करना होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने G7 के रहनुमाओं को बताया कि वाशिंगटन F-16 जंगी तैयारे पर यूक्रेन के पायलटों को मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम की कर रही है मंसूबा। ईरान ने इंसानी हुकूक के तंजीमों के एतराज़ात के बावजूद गुज़िश्ता साल हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को दे दी फांसी। सूडान में खाना जंगी के बाद दुबई में फंस जाने वाली सूडानी खातून ने 2 बच्चों को दिया जन्म। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। कर्नाटक में सिद्धारमैया आज वज़ीर आला और DK शिव कुमार नायब वज़ीर आला के तौर पर लेने जा रहे हैं हलफ। आरबीआई ने गुज़िश्ता रोज़ 7 साल पुराने 2000 का नोट कर दिया बंद, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.